अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं राव कमर रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आपने ये तो सुना होगा कि एक कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन ये भी याद रखें एक औरत कामयाब मर्द की जिंदगी तबाह भी कर सकती है। और हमारी आज की ये वीडियो भी एक ऐसे ही शख्स की कहानी है जिसकी कामयाब जिंदगी एक औरत ने ही बर्बाद की। ये क्या कर रहे हो नासिर? मैंने चाय बनाते हुए अपने दोस्त को मसरूफ देखकर पूछा। यार, नौकरी के लिए दरख्वास्त लिख रहा हूं। तुम्हें तो मालूम है ना अमजद, मैंने जिस मुश्किल हालात में बीए किया है वो तुम्हारे सामने है। नौकरी करके अपने घर वालों का बोझ बांटना चाहता हूं, चाहे 800-900 रुपए की कलर की क्यों ना करनी पड़े। नासिर ने कप पकड़ते बड़े मजबूत इरादे से मुझे जवाब दिया। नासिर मेरा बहुत गहरा दोस्त था, बड़ा मिलनसार, वक्त पर काम आने वाला। मैं उसके सारे हालात जानता था। बाप एक प्राइवेट फर्म में एजेंट था, 3 जवान बहनें, 2 छोटे भाई जो अभी तक जेरे तालीम थे। ऊपर से नासिर का अपना भी बोझ अभी तक बाप के बूढ़े कंधों पर था। चाय का बिल हस्बे रिवायत मैंने ही अदा किया। फिर मैं अपने ऑफिस और नासिर नौकरी की तलाश में रवाना हो गया। नासिर हफ्ते में 1-2 बार मुझे जरूर मिलता था। जब भी मिलता नौकरी का ही रोना होता। घर पहुंचते ही सबसे पहला पैगाम जो मुझे मेरी बेटी ने दिया वो नासिर का था कि शाम को वो घर आएगा और उसने इंतजार करने का कहा। मैंने 1-2 काम करने थे, मगर नासिर का पैगाम सुनकर वो काम दूसरे रोज पर रख लिए। शाम को नासिर आया और आते ही पहले खाने का कहा। फिर शुरू हो गया, यार अमजद, दफ्तर इसलिए नहीं आया, वहां तुम तवज्जो से बात नहीं सुनते। एक काम हाथ आया है, मगर तुम्हारी मदद के बगैर पूरा नहीं हो सकता। इसी दौरान मेरी बेगम ने खाना गुड़िया के हाथ भिजवा दिया। नासिर खाने के साथ साथ मुझसे बातें करता रहा। अमजद, अगर 10 एकड़ का इंतकाल हाजी अरशद के नाम हो जाए तो वो उसे टाउन बना देगा। मुझे नौकरी के साथ साथ 10 मरले का प्लाट भी मिल जाएगा। तो मुझे क्या करना होगा नासिर? बस हाजी अरशद के नाम जमीन का इंतकाल। उसने बाकी सारा काम करवा रखा है। तहसीलदार से मिलकर पटवारी से इंतकाल करवाना है। पटवारी मेरी तो बात ही नहीं सुनता। अच्छा ठीक है, तुम सुबह हाजी अरशद साहब को साथ ले आना, मैं दफ्तर से तुम्हारे साथ चलूंगा। अगर काम सीधा हुआ तो जरूर हो जाएगा। दूसरे रोज नासिर और हाजी अरशद साहब दफ्तर आए। उसके पास तमाम कागजात मुकम्मल थे। मेरी थोड़ी सी कोशिश से इंतकाल उसके नाम हो गया। जमीन शहर की हदूद में थी, इसलिए बल्दिया से नक्शा पास करवाने तक नासिर मेरे दफ्तर आता रहा। फिर उसका आना जाना अचानक कम हो गया। मैंने भी कोई खास तवज्जो ना दी। कुछ अरसा बाद का जिक्र है, मैं दफ्तर से छुट्टी करके बस के इंतजार में खड़ा था कि अचानक अपने करीब एक गाड़ी के रुकने पर चौंका। स्टीयरिंग पर नासिर बैठा मुस्कुरा रहा था। उसे काफी अरसे के बाद सामने पाकर मुझे खुशी हुई। उसके दरवाजा खोलने पर मैं अगली सीट पर बैठ गया। गाड़ी उसने आगे बढ़ा दी। नासिर, आखिर कहाँ रहे तुम इतने माह तक? बताता हूं, जरा दम तो लो। वो मुझे एक आली दर्जे के रेस्टोरेंट में ले गया। वहां बैठकर अब हम बातें करने लगे। वो टाउन तो खासा कामयाब रहा अमजद। हाजी अरशद ने प्लाट भी दिया था, और जो प्लाट मैं अपनी मेहनत से फरोख्त करवाता था उसका 10% के हिसाब से कमीशन भी देते थे। कुछ मैं रजिस्ट्री करवाने के काम से भी कमा लेता था। आजकल मैं खुद एक प्रोजेक्ट पर काम करने की कोशिश कर रहा हूं। मेरे साथ मिर्जा मुनव्वर नामी एक दोस्त सरमायाकारी करने का इरादा रखते हैं। रेलवे में ऑडिट के शोबे में है। दुआ करो कामयाब हो जाऊं। और ये गाड़ी वगैरह, मैंने अचानक चाय पीते हुए कहा, यह भी मेरी अपनी ही है। मुझे वाकई इस पर रश्क आने लगा। उसने काफी मेहनत की थी। हम दोनों काफी देर तक बातें करते रहे। फिर वो मुझे बड़ी सड़क पर उतार कर दोबारा मिलने का वादा करके चला गया। घर आकर मैंने नासिर के बारे में अपनी बेगम को बताया तो वो मुझे कोसने लगी। मैं खामोशी से लिबास तब्दील करता रहा। नासिर ने वाकई वो करके दिखाया जिसका उसने इरादा किया था। उसने मुनव्वर टाउन की बुनियाद रख ली थी। गो वो जगह शहर से खासी दूर थी, मगर उसकी दूर अंदेशी न जाने क्या थी। जिस जगह उसने मुनव्वर टाउन बनाया था उसके बारे में इश्तिहार देने आया तो बताया कि वो 3 एकड़ जगह किसी रिटायर्ड कर्नल की थी जिसने ठेके पर दे रखी थी। खुद मुल्क से वो बाहर ही रहता था। बड़ी भाग दौड़ के बाद उसने वो 3 एकड़ जमीन आसान अदायगी की शर्त पर खरीदी। पहली किस्त 3 लाख की थी, जो मुनव्वर ने
और नासिर ने मिलकर अदा करके बाकी रकम टाउन की फरोख्त के प्लाटों की रजिस्ट्रियां मुख्तार आम से करवाकर साथ साथ देते रहने का मुआहिदा किया। उसने मुझे भी दावत दी कि मैं भी मुनव्वर टाउन में 10 मरले का एक प्लाट किस्तों पर उससे ले लूं, मगर मैंने इनकार कर दिया। नासिर अब काम में इतना उलझ गया था कि उससे मुलाकातों का सिलसिला बिल्कुल ख़त्म हो गया। मैंने भी उसे फरामोश कर दिया। उसने वो मकान भी फरोख्त कर डाला जिसमें उसका ख़ानदान रहा करता था। उसने मकान फरोख्त करने की वजह यह बयान की कि गाड़ी पार्क करने में बड़ी तकलीफ होती थी। यूं उससे मोहल्लेदारी का नाता भी ख़त्म हो गया। अपने अखबार के दफ्तर आते ही सबसे पहले जिस चीज़ पर मेरी नज़र पड़ी वो एक खूबसूरत शादी कार्ड था। कार्ड खोलकर देखा तो खुशी हुई। उस पर नासिर की शादी का प्रोग्राम दर्ज था और उसमें एक जानिब घर वालों को लाने की ताकीद लिखी थी। घर में आकर बेगम को शादी के बारे में बताया तो वो खुश हुई और साथ ही कहने लगी कि अमजद, शादी में खाली हाथ तो नहीं जाया जाएगा। अभी तो तुमने पिछले रोज एडवांस लिया था, अब तो तुम्हारे बॉस किसी कीमत पर भी क़बल अज़ वक्त तनख्वाह नहीं देंगे। बात तो ठीक है तुम्हारी, मगर शादी में शिरकत भी तो ज़रूरी है ना। खैर, अपनी तंगदस्ती के पेशे नज़र मैं वाकई नासिर की शादी में शिरकत ना कर सका। यूं शादी की तारीख गुजर गई। मेरे ना जाने पर नासिर का रद्द-ए-अमल जाने क्या रहा होगा, मगर मैं उस रोज़ बहुत गमगीन था। फिर ये बात भी पुरानी हो गई। शादी के कार्ड पर जो पता दर्ज था वो मैंने अपनी डायरी में लिख लिया। आखिर एक रोज़ मैं बेगम और गुड़िया के साथ उस पते पर पहुंच गया जो नासिर की शादी के कार्ड पर दर्ज था। घर तो वाकई बहुत खूबसूरत था। मैंने दरवाज़ा खटखटाया तो नासिर के छोटे भाई ने दरवाज़ा खोला। नासिर घर पर है? जी हाँ, अपने कमरे में है। उसने हमें ड्राइंग रूम में बैठा दिया। थोड़ी देर बाद घर के बाकी लोग भी आ गए। नासिर के वालिद साहब शादी में शरीक ना होने का गिला कर रहे थे। मैंने माकूल बहाना बनाकर टाल दिया। बेगम और गुड़िया नासिर की वालिदा और बहनों के साथ बातें करने में मसरूफ हो गईं। चाय वगैरह आ गई, मगर नासिर ना आया और ना ही उसकी दुल्हन। मैंने दबी आवाज में नासिर का फिर पूछा तो बताया गया कि भाईजान तो सोए हुए हैं, भाभी भी मसरूफ है। मैंने उन्हें आपका बताया है तो उन्होंने उठाने से मना कर दिया है और कहा है कि उन्हें कहना फिर किसी रोज आ जाए। मेरे दिल पर एक चोट सी लगी। बहरहाल थोड़ी देर बैठने के बाद हम दुल्हन और नासिर का सूट और हस्बे तौफीक कुछ रुपए देकर वापस आ गए। तमाम रास्ते मेरी बेगम गुमसुम रही। नासिर ने दूसरे रोज क्या कई रोज तक मुझे फोन ना किया, जिसका मतलब साफ जाहिर था कि वो हमसे अब मिलना पसंद नहीं करता। फिर मैं रोजमर्रा के कामों में ऐसा उलझा कि मुझे कुछ याद ना रहा। एक रोज मैं डाक देख रहा था कि रावलपिंडी के नामानिगार की भेजी हुई खबर पढ़कर पूरी तरह चौंका। शायद मैं इस खबर को रूटीन की खबरों में शामिल करता, मगर खबर की तफसील से पता चलता था कि खबर नासिर की ही है। उसने अपनी बीवी को तेज धार आले की मदद से कत्ल कर डाला था और खुद रूपोश हो गया था। पुलिस उसकी तलाश में थी। वो रावलपिंडी कब गया उसका मुझे कोई इल्म ना था। मेरे दिल के किसी कोने में उसके लिए हमदर्दी की किरण फिर से जाग उठी। सारा दिन मैं उसके लिए परेशान रहा। दफ्तर से फारिग होकर घर जाने की बजाय उसके घर की तरफ चल पड़ा। वहां से मालूम हुआ कि वो तो कब के ये घर फरोख्त करके रावलपिंडी शिफ्ट हो गए हैं। मेरे दिल में जो खदशा था वो यकीन में बदल गया कि नासिर ने ही वाकई कत्ल कर दिया है। घर आकर मैंने बेगम से बात की। उसने भी इस बात का काफी असर लिया। कई रोज तक मैं परेशान रहा। मुझे नासिर के कातिल होने का यकीन ही नहीं आता था, मगर यह काम वाकई में हो चुका था। मुझे नासिर के नए ठिकाने का इल्म ना था, वरना जरूर राब्ता करता। एक तरकीब मेरे जहन में आई और मैंने रावलपिंडी नामानिगार की वसातत से नासिर के कवायफ मंगवा लिए। उसने थाने से नासिर के बारे में FIR के मुताबिक मालूमात हासिल करके मुझे भिजवा दी। इससे यह वजाहत हो गई कि वाकई ये कोई और नासिर नहीं बल्कि मेरा दोस्त ही है जो मालूमात नामानिगार से मुझे हासिल हुई थी। उनकी रोशनी में यह साबित हो गया कि नासिर ही कातिल था, जिसने मफरूर होने के बाद न सिर्फ गिरफ्तारी पेश कर दी बल्कि अपनी बीवी के कत्ल का एतराफ़ भी कर लिया। इन बातों को जानकर मेरी परेशानी में और इजाफा हो गया। घर आकर मैंने अपनी बेगम से मशवरा किया कि अगर वो इजाज़त दे तो मैं रावलपिंडी जाकर नासिर से मुलाकात कर लूँ। बेगम ने नीम रजामंदी का इजहार किया। खैर, तनख्वाह मिलते ही मैं 2 रोज़ की छुट्टी लेकर रावलपिंडी रवाना हो गया।
जेल में नासिर तक रसाई हासिल करने में कोई दुश्वारी ना हुई। जेलर ने जेल की पहली राहदारी में मुलाकात की इजाज़त दे दी। थोड़ी देर इंतज़ार करना पड़ा, फिर बड़े आहिनी गेट का छोटा सा दरवाज़ा खुला और नंबरदार के हमरा नासिर मेरे सामने खड़ा था। मुझ पर निगाह पड़ते ही वो फीकी सी हंसी हंसकर मुझसे लिपट गया। जब मुझसे जुदा हुआ तो उसकी आंखों के गोशे भीगे हुए थे। आप इधर बेंच पे बैठ जाएं। नंबरदार ने दीवार के साथ रखे बेंच की तरफ इशारा किया। हम दोनों वहां जा बैठे। नंबरदार शायद हमारी निगरानी पर मामूर था। दूर हटकर खड़ा हो गया। नासिर, आखिर ये सब कैसे हो गया? अमजद, हालात ही ऐसे पैदा हो चुके थे। अगर मैं ऐसा ना करता तो शायद फिर मैं अपना जहनी तवाजुन खो बैठता। शायद तुम्हें पता हो, हम सब मुबारकबाद देने आए थे लाहौर वाले घर में। हाँ अमजद, मैं बहुत शर्मिंदा हूं इस वाक़े के लिए। दरअसल इतनी बड़ी गलती कर बैठा था जिसका एहसास मुझे शादी के बाद हुआ। आप लोगों के आने के बारे में अम्मी जान ने बताया था। अमजद, एक तरफ मुझे अपने घर में रहते हुए घर वालों से खुलकर बात करने की इजाज़त नहीं थी। काश मैंने उस कमज़र्फ और बदकार औरत से शादी ही ना की होती। तो ये रिश्ता तुम्हें कैसे मिला था? क्या तुम्हारे घर वालों की पसंद थी? नहीं अमजद, ये मेरी अपनी बदकिस्मती का नतीजा था। मेरे पार्टनर हाजी अरशद के एक मिलने वाले दोस्त अजहर भट्ट, जो बहुत अच्छे और मौज़ शख्सियत के हामिल थे, उनके हवाले से मिला। मगर उन दोनों का क्या कसूर? हर अच्छा दोस्त तो दोस्त के लिए बेहतर ही सोचता है ना। नसीम पढ़ी लिखी और खूबसूरत थी। पहले मैं उससे मिला, फिर सारे घर वाले सब ने नसीम को पसंद कर लिया। नसीम रावलपिंडी में ही एक प्राइवेट फर्म में मुलाजमत करती थी। शादी से कबल उसने मुलाजमत तर्क करने का वादा भी कर लिया था। मैं मुतमईन हो गया, कारोबार सेट हो चुका था। बीवी का मुलाजमत करना मुझे अच्छा ना लगा, इसलिए मैंने शादी से कबल ही उससे बात कर ली। शादी से कुछ रोज़ कबल अजहर भट्ट और हाजी अरशद ने मुझे दबी ज़ुबान में कहा कि नासिर, अच्छी तरह देखभाल कर शादी करना, क्योंकि हम नसीम के वालदैन को सिर्फ सलाम दुआ की हद तक ही जानते हैं, लेकिन तुम्हारी ज़िंदगी भर का मामला है। नसीम का जादू मेरे सर पर किसी भूत के साए की तरह सवार था। मैंने वो तमाम ख्वाब पूरे किए जो एक मुझ जैसे आदमी के होते हैं। शादी के चंद रोज़ बाद ही मुझे एहसास हो गया कि यह शादी मुझे बर्बाद करके रख देगी। नसीम की बेजा ख्वाहिशात और उसका बुरा रवैया मेरे घर वालों के साथ और हत्ता के घर वालों के मिलने जुलने वालों से भी ऐसा रवैया कि कभी वो दोबारा हमारे घर का रुख नहीं करते थे। ये सब बातें नाकाबिले बर्दाश्त होती जा रही थी। जिस बात ने मुझे ये इंतहाई कदम उठाने पर मजबूर किया वो था नसीम का बॉस सिकंदर, जो किसी न किसी बहाने रावलपिंडी से लाहौर आने जाने के चक्कर में रहता था। जब भी लाहौर आता नसीम से ज़रूर मिलता। जिस रोज़ सिकंदर आता नसीम किसी को अपने कमरे के आगे से भी न गुजरने देती। अगर मैं कोई एतराज़ करता तो बदतमीज़ी पर उतर आती। मुझे कहती कि मैंने नौकरी नहीं छोड़ी और ना छोड़ूंगी। उसके रवैये से मैं इतना दिल बर्दाश्ता रहने लगा कि मेरा काम की तरफ से ध्यान यकसर तौर पर हट गया। मेरे साथ काम करने वाले सारे दोस्त एक एक करके मुझे छोड़ गए। कुछ पैसा मैंने मकान पर लगा दिया और कुछ शादी पर खर्च हो गया था। काम तो मेरा ठप हो गया तो मजबूरन मुझे एक दोस्त की स्टेट एजेंसी में नौकरी करना पड़ी। उधर नसीम ने मेरा दिमाग खराब करके रखा था। उसका इसरार था कि मैं लाहौर से रावलपिंडी शिफ्ट हो जाऊं ताकि वो अपनी नौकरी छोड़ ना सके। पहले तो मैं उसको टालता रहा। आखिरकार मैंने तंग आकर फैसला किया। वाले साहब से बात की तो उन्होंने भी यही कहा कि बेटा, तुम्हें सुखी देखने की तमन्ना है। अगर बहू की इसी में रजामंद है तो इस मकान को फरोख्त करके रावलपिंडी चले जाते हैं। यहाँ और वहाँ में क्या फ़र्क है। मैंने अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी बचाने की खातिर लाहौर वाला मकान भी फरोख्त कर दिया और रावलपिंडी आकर एक छोटा सा मकान ख़रीदा। यहाँ अपनी फिर एक स्टेट एजेंसी कायम कर ली। यहाँ मेरे साथ जो पार्टनर बना वो बहुत ही मदीर और पिंडी का मारूफ शख्स था। हुसैन नाम था उसका। अब वही मेरे केस की पैरवी भी कर रहा है। हमारा काम चल पड़ा था। हुसैन का हमारे घर पर आना जाना था। एक दिन उसने नसीम को देखा तो बुरी तरह चौंका। मैं उसकी हालत देखकर समझ गया कि ज़रूर कोई बात है। 2-3 रोज़ तक तो उसने कोई बात ना की। हम दोनों उसकी गाड़ी से इस्लामाबाद से वापस आ रहे थे कि उसने बात छेड़ दी। नासिर, तुम्हारी बीवी का नाम नसीम है ना? और ये सिकंदर एंड कंपनी में काम करती है? हाँ, मगर तुम कैसे जानते हो ये सब?
नासिर, ज्यादा बातें करना मैं पसंद नहीं करता। बस इतना कहूंगा कि तुम इसको नौकरी से अलग करने की कोशिश करो। हो सकता है तुम्हारी बीवी को यह बात पसंद ना आए, मगर बेहतरी इसी में है। यह कहकर हुसैन ने बात खत्म कर दी और मुझे अंदरूनी अजियत में मुब्तला कर दिया। मैं समझ गया कि जरूर दाल में कुछ काला है। शाम को घर आकर मैंने नसीम को नौकरी छोड़ने की वार्निंग दी, जो उसने हस्बे तवक्को हवा में उड़ा दी। मैं आपे से बाहर हो गया और उसके मुंह पर थप्पड़ मारा। उसी रोज से हमारे दरमियान अदावत की दीवार खड़ी हो गई। नसीम ने मुझसे एक घर में रहते हुए अलहदगी इख्तियार कर ली। सारे घर वाले इंतहाई परेशान थे। उस संगदिल औरत ने मेरे घर को जहन्नुम बनाकर रख दिया था। मैं बेबसी से रात भर औंधे मुंह पड़ा अपनी किस्मत को कोसता। जरा जरा सी बात पर वो मुझसे तलाक तलब करती। उसके घर वाले भी उसका पूरी तरह साथ देते थे, इसलिए उनसे बात करना तो बेसूद था। सिकंदर उस घर में भी आज़ादी के साथ आता जाता था। 2 वक्त तो जैसे उसने मुकर्रर कर रखे थे। वो मेरी बीवी को ऑफिस के लिए लेने भी आता और उसको छोड़ने भी आता। जब वो गाड़ी में बैठती और उतरती तो देखने वाले लोग हमारी तरफ अजीब अजीब नज़रों से देखते। मुझे तो ऐसा लगता सारे मोहल्ले की नज़रें मेरा ताक़ुब कर रही हूँ। मैं अपनी बीवी को राह रास्त पर ना ला सका। मुझे मुकम्मल तौर पर अपनी बीवी के किरदार के बारे में यकीन हो चुका था कि वो सिकंदर के साथ मिलकर गुनाह की जिंदगी गुजार रही है और मुझसे सिर्फ शादी दिखावे के तौर पर की हुई है। अब ज्यादातर उसने अपने माँ बाप के घर में रहना शुरू कर दिया, जहां सिकंदर के आने जाने पर कोई पाबंदी न थी। रात गई तक वो नसीम के साथ रहता, मैं अकेला अपने घर में पड़ा रहता। सिकंदर मेरी बीवी के साथ रह रहा था और मैं बेबस था। मेरे वालिदैन भी नसीम के घर उसे समझाने गए, लेकिन उसने बेइज्जत करके उन्हें घर से निकाल दिया। अब्बू कहने लगे कि अब उसे भूलने की कोशिश करो, वो तुम्हारे लायक नहीं रही, उससे किनारा करना ही बेहतर है। अब्बू और अम्मी की ये बातें सुनकर मेरे अंदर एक तूफान सा उठ रहा था। मैंने फिर एक फैसला कर लिया और मेरे अंदर ठहराव पैदा हो गया। शाम को मैं उठा, तैयार होकर मैं एक स्टोर में गया। वहां से गोश्त काटने वाला छुरा खरीदा, उसे अपने लिबास में छुपा लिया। वक्त गुजारने के बहाने सिनेमा आ गया। वहां कोई अंग्रेजी फिल्म थी, पता नहीं स्टोरी क्या थी, बस स्क्रीन पर मुझे नसीम और सिकंदर ही नजर आते थे। शो खत्म हुआ तो मैं टैक्सी में बैठकर नसीम के घर की तरफ रवाना हो गया। मेरा क्यास दुरुस्त साबित हुआ। सिकंदर की गाड़ी मकान के आगे खड़ी थी। मैंने टैक्सी कुछ फासले पर छोड़ दी और पैदल ही मकान तक आया। बाहर वाले कमरे के सामने रुककर मैं अंदर की आवाज़ों का जायजा लेने लगा। सिकंदर और नसीम की दबी दबी हंसी की आवाज़ आ रही थी। मेरी अंदर नफरत की आंधी करवट लेकर बेदार हो गई। मैंने जोश में दरवाजे को धक्का दिया तो अंदर की तरफ जा पड़ा। मसहरी पर सिकंदर लेटा हुआ था और नसीम उसके पहलू में बैठी खुश्क मेवे चुन चुनकर उसके मुंह में डाल रही थी। सिकंदर तो उठकर बौखलाहट में अंदर की तरफ भागा। नसीम पर जैसे सख्ता तारी हो गया था। छुरा मेरे हाथ में था और मैं गुस्से में बेकाबू होकर उस पर पिल पड़ा। पहले ही वार में उसकी गर्दन मैंने तन से जुदा कर दी। जब तक मेरा गुस्सा ठंडा ना हुआ मैं उस पर वार करता रहा। उसके घर में कोहराम मच गया। मैं छुरा फिजा में लहराता हुआ वहां से फरार हो गया। कई रोज तक बरी इमाम के पास छुपा रहा। फिर मैंने अपनी गिरफ्तारी रजाकाराना तौर पर पेश कर दी। ये बताकर वो खामोश हो गया। मैं उसकी सुनाई हुई बातों में ऐसा गुम हुआ कि वक्त गुजरने का एहसास ही ना हुआ। मैं इस बात पर अफसोस करने लगा कि कितनी मेहनत करके उसने अपने आप को एक कामयाब शख्स बनाया था, लेकिन एक बुरी और गंदी औरत के मिलने पर किस तरह उसकी जिंदगी खराब हो गई। मुझे उसकी बर्बादी का इंतहाई सदमा था। 2-3 साल तक नासिर का केस चला, इस बिना पर कि उसकी बीवी बदकिरदार थी, शादीशुदा होने के बावजूद एक दूसरे आदमी के साथ जना की मुर्तकिब थी। इस वजह से नासिर को सिर्फ 5 साल की सजा हो गई। इस तरह मेरे और नासिर के दरमियान एक बार फिर 5 सालों का खला हायल हो गया और यूं एक औरत ने कामयाब मर्द को तबाह कर दिया। इस कहानी का मकसद ये है कि खुदारा औरत शादी के बाद अपनी इज्जत की हिफाजत करे और अपने शौहर के लिए ही जिए, वरना बुरे काम का नतीजा बुरा ही होता है। कैसी लगी कहानी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।